मेरी शादी एक 16 साल बच्चे से कर दी, जबकि मैं 23 साल की नौजवान थी। मुझे तो भी जरूरत थी एक जवान लड़के की, पर मेरे अब्बा ने ब्याह दिया। लेकिन 16 साल बच्चे ने तो मेरे होश उड़ाकर रख दिए, क्योंकि उसने लहसुन पीस कर मैं दुल्हन बनी बैठी और ना चाहते हुए भी अपने 16 साल शोहर का इंतजार कर रही थी। मेरे दिल में कोई अरमान ना था, बल्कि मुझे तो अपने बाप पर शदीद गुस्सा आ रहा था, जिसने अपनी बीमारी की वजह से मेरी शादी ये सोचकर एक 16 साल बच्चे से कर दी कि कम से कम मैं अब्बा के मरने से पहले अपने घर की हो जाऊं। लेकिन पता नहीं क्यों मेरे बाप ने एक दफा भी मेरे जज्बात के बारे में ना सोचा। एक 16 साल का बच्चा मुझ जैसे 23 साल नौजवान लड़की को कैसे खुशी दे सकता था। मैं जवान थी और खूबसूरत थी। बहुत से लड़के थे जो मुझसे शादी के ख्वाहिशमंद थे, लेकिन मेरे बाप ने ये 16 साल बच्चे को मेरे लिए चुनकर मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। ना ही अब्बा ने मेरे जज्बात की परवाह की और ना ही मेरी ख्वाहिशात का कोई ख्याल रखा। यही सोचकर मेरा सर फट रहा था कि इस बेजोड़ रिश्ते के साथ सारी जिंदगी कैसे गुजारूंगी। मेरे पास तो वापसी का कोई भी रास्ता नहीं था। अब्बा मुझे रुखसत करके खुद तो मुतमिन हो गया, लेकिन मुझे कैसी जलती हुई आग में झोंक दिया, जिसमें मैं शायद सारी जिंदगी ही जलने वाली थी। सारी रात आंसुओं की नजर हो रही थी और मैं बेबस लाचार होकर बैठी हुई थी। मैं अपनी ही सोचों में गुम थी कि कमरे का दरवाजा खुला। मुझे लगा कि मेरा शोहर आया, लेकिन एक 18 साल की लड़की मेरे पास चली आई। मैं अपने ससुराल में किसी को भी नहीं जानती, इसलिए इस बात से भी अनजान थी कि ये कौन लड़की है। उसकी नजरें मेरे वजूद पर जमी हुई थी। वो मेरे सामने बैठ गई और मेरे हाथों को अपने हाथों में थाम कर कहने लगी, तुम कितनी खूबसूरत हो मरियम, तुम्हारे हाथ पांव कितने नरम और नाजुक हैं। तुम्हें तो कोई भी शहजादा मिल सकता था, लेकिन तुम्हारे बाप ने तुम्हें मेरे 16 साल भाई के साथ रुखसत करके तुम पर बड़ा जुल्म ढाया है। इस लड़की की बात सुनकर मुझे अंदाजा हो गया था कि वो मेरी नंद है। रवायती नंदों वाला किरदार अदा नहीं कर रही थी, बल्कि उसके हर अंदाज में मेरे लिए मोहब्बत थी। उसकी बातों ने मेरी आंखों के होश नम कर दिए। मैंने बिना कुछ कहे चंद आंसू बहा कर बेमोल कर दिए। इस लड़की ने जल्दी से मेरे आंसू पहुंचे और कहने लगी, रोने की कोई बात नहीं मरियम, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरा भाई बुरा नहीं, वो तुम्हारा ख्याल रखेगा। बस वो भी बच्चा है और मेरे बाप ने तुम्हारे अब्बा की दोस्ती की खातिर तुम दोनों के रिश्ते में बांध दिया है। तुम कुछ वक्त उसके साथ इस रिश्ते को संभाल लो, फिर हम कुछ सोचेंगे और मैं तुम्हें इस बेजोड़ रिश्ते से आजादी दिलवा दूंगी। उस लड़की की बातें सुनकर मुझे जीने की नई उम्मीद मिल गई थी। मैं सोच रही थी कि मैं तन्हा नहीं हूँ। वाकई ही अगर मुझे इस रिश्ते से आजादी मिल जाती तो मैं अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी गुजार सकती थी। मुझे अपने अब्बा से कोई उम्मीद नहीं थी। मैंने सोच लिया था कि मैं पलटकर इनकी तरफ नहीं देखूंगी और मुझे तसल्ली देकर निकली तो एक 16 साल बच्चा कमरे में आया और पहली नजर में ही मैं जान गई कि यही मेरा शोहर है। मैं उसे देखकर हक्का बक्का रह गई। अगर मेरा भाई होता तो शायद वो बिल्कुल इसी जैसा होता। वो मेरे करीब आकर बैठा और बेख्तियार ही मेरी चूड़ियों से खेलता हुआ कहने लगा, मुझे सुर्ख रंग की चूड़ियां बहुत पसंद है, ये तो आपकी गोरी गोरी कलाइयों पर जच रही हैं। मैंने घबरा कर अपने हाथ पीछे खींच लिए। वो 16 साल का था, लेकिन मेरा शोहर था और यही सोचकर मुझे कुछ गर्माहट हो रही थी। मेरी इस हरकत पर उसने मुस्कुराकर कहा और कहने लगा, मरियम आप तो ऐसे डर रही हैं जैसे मैं आपको खा जाऊंगा। आप मेरी बीवी हैं, क्या आपको मालूम नहीं? एक 16 साल बच्चे के मुंह से अपने लिए बीवी का लफ्ज सुनकर मैं तो खामोश हो गई थी और फिर मैंने कहा, मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ और लिबास तब्दील करके सोना चाहती हूँ। उसने कोई एतराज ना किया और मैं गुस्लखाने में घुस गई। कितनी ही देर में शावर खोलकर नीचे खड़ी अपने आंसू के पानी के साथ मिलाती रही और अपने दिल को हल्का करती रही। मुझे यूं ही शावर के नीचे खड़े काफी देर गुजर गई थी और फिर अचानक ऐसा लगा जैसे किसी की नजरें मेरे वजूद पर जमी हुई हों। मैंने घबरा कर इधर उधर देखा, लेकिन वॉशरूम में कोई ऐसी खिड़की नहीं थी कि बाहर से मुझे कोई देख सकता। तो क्या कमरे में मुझे कोई देख रहा था? लेकिन कौन? कमरे में मैं और मुजम्मल थे। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई। मैंने जल्दी से लिबास तब्दील किया और गुस्लखाने से बाहर निकली तो मेरा शोहर बिस्तर पर गहरी नींद में सोया हुआ था। उसे सोता देखकर मुझे यकीन हो गया कि मुझे वहम हुआ था। अगर वो सो रहा था तो भला मुझे कौन देख सकता था? मैं खामोशी से बेड के दूसरे किनारे पर लेट गई और आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगी। सारे दिन की थकान और रोने धोने की वजह से मेरी आंखें इस कदर जल रही थी कि कुछ ही देर में नींद आ गई। लेकिन आधी रात को मुझे कुछ अजीब सा एहसास हुआ। मैं नींद में घबरा कर उठ गई। कमरे में इस कदर अंधेरा था कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। ना जाने क्यों मुझे नींद में ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरे वजूद पर हाथ फेरा हो। बड़ी मुश्किल से मैंने मेज पर रखे लैंप का ऑन किया और अपने साथ बिस्तर पर पड़े मुजम्मल पर नजर डाली, जो पहले की तरह ही गहरी नींद सो रहा था।
फिर ये मेरा वहम था, इसलिए ऐसा लगा था कि किसी ने मुझे छूने की कोशिश की हो। यही सोचकर मैंने दोबारा लैंप बंद किया और सो गई। लेकिन सुबह जब मेरी आंख खुली तो मेरा हुलिया कुछ नामनासिब था और ऐसा लग रहा था जैसे रात किसी ने मेरे साथ छेड़छाड़ की हो। मेरा लिबास भी कदर ढलका हुआ था। अगर मुजम्मल गहरी नींद में था, मैंने परेशानी के आलम में यहाँ वहाँ नजर डाली। सब कुछ ठीक ठाक था। मुझे बार बार वहम हो रहा था या फिर बात कुछ हो रही थी। मैं फिर परेशानी से घबरा गया। मैं थोड़ी देर में फ्रेश होकर कमरे से बाहर निकली तो सामने ही मुजम्मल के अब्बा यानी मेरे ससुर बैठे हुए थे। मुझे देखते ही उन्होंने सर से पांव तक मुझे अपनी नजरों के हिसार में लिया और मुस्कुराकर कहने लगे, आओ मरियम, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, चलो मेरे साथ बैठकर नाश्ता कर लो। मेरे ससुर ने कुर्सी पर बिठाकर अपने करीब किया और मुझे बैठने का इशारा किया। तो मुझे कुछ अजीब सा लगा। ऐसा नहीं था कि मैं अपने ससुर को पहली दफा देख रही थी। इन्हें अच्छी तरह जानती थी। वो मेरे अब्बा के दोस्त थे और उनके हमारे घर काफी आना जाना था। लेकिन शुरू से ही मुझे वो कुछ खास पसंद नहीं थे। उनकी नजरें हमेशा ही मुझे अपने वजूद के आर पार होती महसूस होती और अब जिस तरह वो मुझे अपने करीब बैठने का कह रहे थे, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मैं जानबूझकर उनसे दूर होती, कुर्सी पर बैठ गई और सर झुकाए नाश्ता करने लगी। सारा वक्त मुझे ऐसे ही लगा जैसे नजरें मुझ पर पड़ी हुई हो। कुछ ही देर में मेरी नंद भी आ गई और मेरे बराबर बैठकर मेरी खूबसूरती की तारीफें करने लगी। और फिर मेरे अब्बा के सामने उसने बड़े शरारत अंदाज में मुझसे पूछा, एक रात मुजम्मल ने तुम्हें तंग तो नहीं किया? मुझे इसके सवाल की उम्मीद हरगिज ना थी। मैं एकदम से शर्मिंदा हो गई और मेरी नजर जैसे मेरे ससुर पर पड़ी। उनके चेहरे पर भी मुस्कुराहट थी और मुझे लगा मैं दोबारा सर नहीं उठा सकूंगी। मेरी नंद ने फौरन बात बदली और कहने लगी, मेरे कहने का मकसद ये था, मुजम्मल बहुत ज्यादा शरारती है और रात को इतनी आसानी से सोता भी नहीं। मैं उसे बहुत ज्यादा कहानियां सुनाती हूँ, तब भी जाकर उसे नींद आती है। इसलिए पूछ रही थी कि कहीं कल उसने तुम्हें भी तो तंग नहीं किया। मैंने बड़ी मुश्किल से सर हिलाया और खामोशी से अपने नाश्ते पर तवज्जो देने लगी। मेरा बस चलता तो मैं मंजर से गायब हो जाती। मेरे ससुर नाश्ता करके वहां से चले गए तो मेरी जान में जान आई। लेकिन अचानक ही मेरी नंद कहने लगी, अब्बा ने सिर्फ तुम्हारी हमदर्दी में मुजम्मल का रिश्ता तुमसे करवाया है, वरना कोई बाप अपने बच्चे की जिंदगी खराब नहीं करना चाहता। इसलिए तुम अब्बा का ख्याल रखा करो। अम्मा के इंतकाल के बाद से वो बिल्कुल तनहा रह गए हैं। मेरी नंद ने चाय का एक कप निकाल कर मेरे सामने रखा और कहने लगी कि अब्बा अपने कमरे में चाय पीते हैं, जाओ जाकर वहां अब्बा के कमरे में चाय दे आओ, खुश हो जाएंगे। मैं इसकी बात पर एकदम ही घबरा गई, लेकिन मैं अपनी नंद को इनकार भी नहीं करना चाहती थी। इसलिए मजबूरन मैं चाय का कप लेकर अपने ससुर के कमरे में पहुंच गई। मेरे तो ससुर बिस्तर पर बैठे हुए थे। मुझे अपने करीब बैठने का इशारा किया। ना चाहते हुए भी मुझे उनके साथ बैठना पड़ा। वो धीरे धीरे से मेरे करीब हो गए और आहिस्ता आहिस्ता से कहने लगे, मैं जानता हूँ मेरा मुजम्मल तुम्हें खुशी नहीं दे सकता, अभी वो बहुत छोटा है, लेकिन बस कुछ दिनों की बात है, फिर सब ठीक हो जाएगा। उनके मुंह से ऐसी बातें सुनकर मैं घबरा कर उठ खड़ी हुई और तेज तेज कदम उठाते कमरे से बाहर निकल आई। ये ससुराल तो मेरे लिए गले का फंदा बन गया था। सिर्फ 16 साल शौहर ही मेरी परेशानी नहीं था, बल्कि मेरे ससुर भी मुझे एक आंख नहीं बाते थे। मैं सीधा अपने कमरे में चली आई। मुजम्मल जाग चुका था। मुझे देखते ही भाग कर आया और मेरे गले से लग गया। मरियम, आप कहाँ चली गई थी? मैंने आपको कमरे में नहीं पाया तो मैं बहुत ज्यादा घबरा गया था। मुजम्मल की ये कुर्बत मुझे बुखला कर रख गई थी। इसकी उम्र भले ही कम थी, लेकिन वो मेरा मजाजी खुदा था। फितरी तौर पर उसकी कुर्बत पाते ही मेरे दिल उसकी जानब होने लगा था और मैंने बड़ी मुश्किल से अपने जज्बात पर काबू पाया था। वो मुझे छोड़कर पीछे हटा तो मैंने गुस्से से उसे देखा और कहा कि आइंदा मेरे करीब ना आना, मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरी बात पर उसके चेहरे का रंग बदल गया और उससे पहले कि वो कुछ कहता मेरी नंद चली आई और मुजम्मल पर गुस्सा करने लगी कि वो इतनी देर से क्यों उठा है, इसके इम्तिहान करीब है, उसे पढ़ाई पर तवज्जो देनी चाहिए। वो डांट डपट कर मुजम्मल को अपने साथ ले गई। मेरा सारा दिन मुस्तकबिल की सोचों की फिक्र में ही गुजर गया। मेरी भूख प्यास सब टूट चुकी थी। रात का वक्त मेरी नंद दूध का गिलास उठाए मेरे कमरे में चली आई और मुझे कहने लगी, भाभी आपने सारा दिन कुछ नहीं खाया, अब कम से कम ये दूध ही पीकर सो जाए। उसकी बात सुनकर मुझे अपनी नंद पर प्यार आ गया। वो उम्र में मुझसे छोटी थी, लेकिन उसके बावजूद मेरा बहुत ख्याल करती थी। मैंने उसके हाथ से दूध का गिलास लिया और उसकी खुशी की खातिर दूध पी लिया। मुजम्मल भी कमरे में आ गया। उसने भी एक गिलास दूध पिया और सोने के लिए लेट गया। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझसे नाराज हो। उसने एक नजर भी मेरी तरफ नहीं देखा। मैं भी सुकून से सोने के लिए लेट गई और फिर जब अगली सुबह मेरी आंख खुली तो बिस्तर की चादर नीचे पड़ी हुई थी। मुजम्मल बिस्तर पर कहीं नहीं था और मेरी हालत काफी गैर हो रही थी।
मैं रात को सही लिबास पहने हुए थी, लेकिन उस वक्त मेरा लिबास गंदे पर से पटा हुआ था, जैसे किसी ने जोर आजमाई की हो। मैंने परेशानी के आलम में मुजम्मल को देखा तो वो बेड से नीचे गिरा पड़ा हुआ था। शायद नींद के आलम में नीचे गिर गया था, लेकिन फिर बिस्तर की ऐसी हालत किसने की थी और मेरा लिबास कैसे चाक हुआ था, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैंने जल्दी से उठकर अपना लिबास तब्दील किया और बिस्तर की हालत बेहतर करके मुजम्मल को हिलाया तो वो गहरी नींद में बामुश्किल आंख खोलकर मुझे देखने लगा। मैंने उसे बिस्तर पर वापस लटाया, फिर खुद भी बिस्तर पर ही बैठ गई। मैं दोनों हाथों की उंगलियां आपस में उलझाई, परेशानी के आलम में बैठी हुई थी। ये सब क्या हो रहा था? मुजम्मल एक 16 साल बच्चा था और मुझे यकीन था कि वो मेरे साथ कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं कर सकता। लेकिन अगर मुजम्मल ने मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया तो फिर ये सब कैसे हो रहा था? काफी देर इस तरह मैं अपनी सोचों में उलझने के बाद कमरे से बाहर निकली तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे दरवाजे के साथ लगकर खड़ा था और मेरा दरवाजा खोलते ही छुप गया। मैंने एक साई को तेजी से दौड़ते हुए देखा था। इस बात ने मेरे शक को यकीन में बदल दिया। ये सोचकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई थी। इस घर में मुजम्मल के अलावा अगर कोई मर्द था तो वो मेरा ससुर था और मैं सोच भी नहीं सकती थी कि कोई बाप अपने बेटे की बीवी के साथ कोई गलत हरकत कर सकता है। मैं अपने शोहर के घर में खुद को गैर महफूज तस्वर कर रही थी। वॉशरूम से निकल कर नंद मेरे पास आई और मेरे चेहरे के उड़े हुए रंग देखकर कहने लगी, भाभी सब खैरियत तो है? क्या हुआ आपको? क्यों परेशान है? मैंने डरते हुए उससे कहा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेरे दरवाजे के साथ खड़ा हो या फिर अंदर झांकने की कोशिश कर रहा हो। मेरी बात सुनकर वो हैरान हुई और कहने लगी कि अब्बा तो सुबह से डॉक्टर की तरफ गए हुए हैं और मुजम्मल आपके कमरे में है। मैं खाना तैयार कर रही हूँ, आपको यकीनन कोई वहम हुआ है। मैंने इसको यकीन दिलाने की कोशिश की। मैंने खुद को ही साया देखा है, लेकिन उसको मेरी बात पर यकीन न आया और यही कह रही थी कि घर में इसके अलावा इस वक्त और कोई नहीं। मुजम्मल को इम्तिहान से एक हफ्ता पहले ही स्कूल से छुट्टियां मिली थी और आज उसकी आखिरी छुट्टी थी। मेरी नंद आयशा मुझे बताने लगी कि वो पढ़ाई में बहुत तंग करता है और अब मुझे इसे पढ़ाना चाहिए। मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपनी जिम्मेदारियां उठानी शुरू कर दी और मुजम्मल को भी खुद पढ़ाने लगी। मेरी ज्यादातर यही कोशिश होती कि मैं अपने कमरे में रहूं और अपने ससुर से बातचीत ना करूं। पता नहीं क्यों मुझे इनसे खौफ महसूस होता। दिन तेजी से गुजरते चले जा रहे थे। मुजम्मल के साथ मेरी काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी। वो मेरे करीब भी आता तो मुझे घबराहट या बेचैनी ना होती। मैं मोहब्बत से उसके साथ पेश आती। वो एक माँ का बच्चा था और यही सोचकर मैं आहिस्ता आहिस्ता उसका ख्याल रखने लगी थी। शादी के बाद चंद दिन मुझे गैर मामूली सी हरकत एहसास हुआ, लेकिन अब ऐसा कुछ ना था, इसलिए मैं पुरसकून होकर अपनी नई जिंदगी गुजार रही थी। मेरी नंद से मेरी काफी ज्यादा दोस्ती हो गई थी। वो वाकई बहुत अच्छी और मोहब्बत करने वाली लड़की थी। उसने मेरा ख्याल रखने और दिलजोई करने में कोई कसर न छोड़ी थी। दूसरी तरफ मुजम्मल भी आम बच्चे जैसा नहीं था, बल्कि वो मुझे अपनी उम्र से बड़ा और जिम्मेदार मालूम होता था। मेरी शादी को ये तीसरा महीना था। मेरी तबीयत कुछ खराब रहने लगी। हर वक्त चक्कर से महसूस होते। किचन में जाती तो चीजों की खुशबू से जी घबराने लगता। खाना देखकर तबीयत खराब होने लगती। शुरू में मुझे लगा कि शायद ये सब कमजोरी और गर्मी की वजह से है, लेकिन फिर हर वक्त दिन गुजरते साथ मेरी तबीयत में डाल होती चली गई और जब मेरी नंद ने मेरी तबीयत ज्यादा खराब देखी तो जबरदस्ती मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने साथ डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने काफी सारे सवाल करने के बाद अल्ट्रासाउंड करने के लिए भेजा और फिर जब रिपोर्ट आई तो मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा, क्योंकि मैं हामला हो चुकी थी और यही बात मेरे लिए नाकाबिले यकीन थी। मेरा शोहर एक 16 साल बच्चा था जिसके साथ मेरा कोई तल्लक नहीं था, तो फिर मैं हामला कैसे हो सकती थी? मैंने घबराकर डॉक्टर से कहा कि यकीनन आपको कोई गलत फहमी हुई है। मेरी बात सुनकर डॉक्टर मुस्कुराई और कहने लगी, आपकी नई नई शादी हुई है ना, इसलिए खबर सुनकर आप थोड़ी परेशान हो गई हैं। लेकिन परेशानी की कोई बात नहीं, हामला होना कोई बीमारी तो नहीं, ये तो खुशी की बात है। आप तो खुदा का शुक्र अदा करें, शादी के तीसरे ही महीने अल्लाह ने आपकी झोली भर दी, वरना लोग तो सालों साल मिन्नतें मुरादें मांगते हैं और फिर भी औलाद जैसी नेमत से मरहूम रहते हैं। डॉक्टर ने कुछ दवाइयां लिखकर मेरे हाथ में पर्चा थमा दिया। मैं हैरान और परेशान अपनी नंद के साथ बाहर निकल आई। इसके चेहरे की हवाइयां भी उड़ी हुई थी और जुबान को ताला लग गया था। मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे। मैंने गुस्से से अपनी नंद से कहा कि ये सब क्या हो गया? मेरे और मुजम्मल के दरमियान तो ऐसा कुछ भी नहीं था, फिर मैं कैसे हामला हो सकती हूँ? मैं हरगिज़ भी बदकिरदार औरत नहीं हूँ। मेरी नंद ने गहरी नजर मेरे वजूद पर डाली और बिना कुछ कहे मुझे घर ले आई। सारा रास्ता वो खामोश रही थी और मुझे लग रहा था कि मैं उसकी नजरों में कसूरवार हूँ। मुझे डर था कि अगर वो भी मेरे किरदार पर यकीन नहीं करेगी तो मैं कहाँ जाऊंगी? अपने ससुर से मुझे
जरा भी उम्मीद ना थी, कहीं ये बच्चा मेरे ससुर का तो नहीं था। ख्याल आते ही मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। मैं और आयशा जैसे एक ही घर में दाखिल हो गए थे तो सामने ही मेरे ससुर बैठे थे। उन्हें मालूम था कि हम डॉक्टर के पास गए हैं। मुझे देखते ही उन्होंने फौरन तबीयत के बारे में पूछा तो मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे और आयशा और मैं सर पकड़ कर बैठ गए और उसने अपने बाप को मेरे हामला होने की खबर सुना डाली और मुझे लगा कि मैं शर्म के मारे जमीन में धंस जाऊंगी। ये बच्चा उनका था, तब मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगी। मुकम्मल बच्चा जरूर था लेकिन इतना छोटा भी नहीं था तो उसे लफ्ज हामला का मतलब समझ ना आता। यह खबर सुनते ही मेरे ससुर गुस्से में उठ खड़े हुए और नफरत से मेरी तरफ देखते हुए कहने लगे कि मैं तो तुम्हें बहुत नेक और पारसा समझकर अपने घर की बहू बनाकर लाया था। मैंने सोचा था कि तुम्हारे मरते हुए बाप की आखिरी ख्वाहिश भी पूरी की जाए और मेरे बिन माँ बाप के बच्चे को तुम्हारा सहारा मिल जाए, लेकिन तुमने तो हमारे दामन पर दाग लगा दिया। ये किसका बच्चा, तुमने किसके साथ गुनाह किया? इससे पहले कि मैं कोई जवाब देती, मुजम्मल बीच में बोल उठा और कहने लगा, अब्बा मेरी बीवी ऐसी नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा तो वो 16 साल बच्चा आज मेरी हिमायत में अपने बाप के सामने खड़ा हो गया था, जबकि मैं तो कभी उसे पूरे दिल से अपना शोहर भी नहीं मानना था। मुजम्मल के अब्बा गुस्से में कहने लगे, फिर तुम बताओ ये बच्चा क्या तुम्हारा है? उनके सवाल पर वो खामोश हो गया। मेरे ससुर गुस्से में यहाँ से वहाँ टहलने लगे और फिर उन्होंने एक फैसला किया जिसे सुनकर मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा। वो मुजम्मल से कह रहे थे कि अभी इसी वक्त इस बदजार लड़की को तलाक दे दो और यहाँ से चलता करो। इसके साथ की गई नेकी आज हमारे गले की तोप बनने वाली है। तलाक का लफ्ज़ सुनते ही मेरी चीख निकल गई और फिर एक ऐसी बात हुई कि मेरी रूह कांप गई। मेरी नन ने बता दिया कि ये बच्चा किसका है और इस बात पे मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। वो जानती थी कि मैं किसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, लेकिन खौफ के मारे खामोश थी। और जब इसे पता चला मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी तो उसने सच बता दिया और रोते हुए कहने लगी वो एक लड़के को पसंद करती थी और वो लड़का छुप छुप कर मिलने के लिए आता था। आयशा ने उसे पूरे घर की चाबियां दे रखी थी, लेकिन जब मैं रुखसत होकर यहाँ आई तो शादी वाली रात उस लड़के ने मुझे देख लिया और मेरी खूबसूरती से बहुत ज्यादा मुतासर हुआ। लेकिन आयशा को हरगिज़ भी अंदाजा नहीं था कि उसकी नीयत खराब है। इस लड़के ने घर की चाबियों से फायदा उठाकर शादी की रात मेरे कमरे में आकर ना सिर्फ उस खाने में मुझे शावर लेने देखा, बल्कि वो रात को मेरे ही कमरे में छुपकर मौका पाकर मेरे साथ जबरदस्ती करता रहा। लेकिन मेरी आंख खुल गई और उस अंदाजा हो गया कि मैं कच्ची नींद सोती हूँ। इसलिए उसने आयशा को कहा वो हम दोनों मियाँ बीवी को नींद की दवा देकर सुलाया करे ताकि इन्हें मिलने में आसानी हो। लेकिन दर हकीकत वो इस बात का फायदा उठाकर मुझे इस्तेमाल करना चाहता था और उसने ऐसा ही किया। आयशा को कुछ ही दिनों में पता चल गया कि उस लड़के ने इसको धोखा देकर मुझे इस्तेमाल किया और इस बात पर इन दोनों का झगड़ा हो गया और वो हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। लेकिन जाते जाते मेरे दामन में दाग लगा गया और आज मैं इसी के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। उसने हाथ जोड़कर माफी मांगी और अपने बाप से इल्तिजा की इस गुनाह की सजा मुझे ना दी जाए। अपनी बेटी का सच जानकर मेरे ससुर की जान निकल गई। मुजम्मल मुझे सहारा देकर कमरे में ले आया और उसने मुझे तसल्ली दी कि वो मेरे साथ देगा और मुझे कोई तकलीफ नहीं होने देगा। मेरे ससुर ने आयशा को गुस्से में कमरे में बंद कर दिया, लेकिन वो बेचारी तो खुद धोखे का शिकार हो रही थी। इसलिए मैंने ना सिर्फ उसे माफ कर दिया बल्कि कुछ ही अरसे में अपने ससुर को भी इस बात के लिए मजबूर किया कि वो भी आयशा को माफ कर दे। मुजम्मल ने जिस तरह मेरा साथ निभाया था, मैंने फैसला कर लिया था कि मैं अपनी सारी जिंदगी इसी के साथ गुजार दूंगी। खुदा का करना ऐसा हुआ कि मेरा बच्चा अगले ही महीने साया हो गया और फिर मैंने मुजम्मल के साथ एक अच्छी जिंदगी गुजारनी शुरू कर दी। हमारे इर्द गिर्द आयशा जैसी बहुत सी लड़कियां हैं जो कच्ची उम्र में छोटी मोहब्बत में फंसकर सिर्फ अपनी बल्कि अपने घर वालों की जिंदगी भी बर्बाद करती हैं। इसलिए हमें चाहिए कि अपनी बेटियां सही और गलत का फर्क समझाएं और इन्हें ऐसे धोखेबाज लोगों के चंगल से बचाएं। नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसे मजीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।